अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे जो सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का, उसका जो चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनको किस तरीके से हमारे को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ किस प्रकार एक अधिराष्ट्रीय शक्तिशाली संगठन था। यूरोपीय संघ के बारे में बताना है इसमें कि किस प्रकार एक वो शक्तिशाली अधिराष्ट्रीय संगठन है, तो इसके बारे में क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो इसमें सबसे पहले आप दोगे इंट्रोडक्शन परिचय। सन 1992 से पहले का जो है ना विकास वो बताओगे आप। जैसे सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी मार्शल योजना के तहत। उसके बाद में 1949 यूरोपीय परिषद का गठन हुआ, 1957 में EEC का गठन हुआ जो मैंने पहले ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया है। उसके बाद में 1979 में यूरोपीय संघ के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और फिर बाद में 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना मॉस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके हुई। तो ये आप बताओगे इसमें परिचय में। ओके, उसके बाद बात करें हम जो पहला पॉइंट डालोगे इसमें वो आप डालोगे मजबूत अर्थव्यवस्था। तो यूरोपीय संघ की जो है अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 17,000 अरब डॉलर तक का व्यापार होता था सन 2016 के आसपास। ओके, तो इससे हमारे पता लगता है कि यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था, क्योंकि कुल इसमें 27 देश शामिल है। ओके, तो जिस वजह से ये एक अधिराष्ट्रीय शक्तिशाली संगठन माना जाता है। सेकंड पॉइंट है परमाणु संपन्न देश। तो यूरोपीय संघ के अंदर एक परमाणु संपन्न देश भी है जिसका नाम है जो हमारे को देखने मिलता है फ्रांस। ओके, पहले ये 2 थे, ब्रिटेन और फ्रांस, अभी अकेला फ्रांस जो है वो परमाणु संपन्न देश है। कुल 335 परमाणु हथियार इसके पास हमारे को देखने मिलते हैं। तो इस पॉइंट में आप ये एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, स्थायी सदस्य है। तो फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है, भी आपको पता होना चाहिए कि 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमारे को देखने मिलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस, जिसमें से जो है फ्रांस एक स्थायी सदस्य है। और स्थायी सदस्य की जो बात है उसमें वजन होता है, कहा जाए तो कोई भी बात उसकी टाली नहीं जा सकती विश्व स्तर पर। कोई भी मुद्दे में वो अगर मना कर दे तो वो नहीं मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है एक राष्ट्रीय पहचान। तो यूरोपीय संघ की एक राष्ट्रीय पहचान है जिसमें एक स्थापना दिवस है, एक राष्ट्रगान है उसका। ओके, और इस तरीके से देखा जाए और एक झंडा है उसका, जिससे हमारे को पता लगता है कि उसकी राष्ट्रीय पहचान है। 27 देश उस चीज को मानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक झंडा। एक झंडा जो है इसका उसके अंतर्गत हमारे को देखने मिलता है धान की जो है बालियां देखने मिलती हैं, और साथ ही साथ अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो उसके अंदर हमारे को सोने के सितारे देखने मिलते हैं, 12 सोने के सितारे, जो एकता, मेल मिलाप और पूर्णता समग्रता का प्रतीक माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये इसकी पावरफुल का पता लगता है कि किस तरीके से पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से हमारे को एक संगठन के तौर पर देखने मिलता है शक्तिशाली संगठन। उसके बाद बात करें कमियों की, तो सबसे पहली जो कमी है इसमें यूरो को मान्य संघ का। यूरोपीय संघ के 2 देश ऐसे हैं, डेनमार्क और स्वीडन। कौन से? डेनमार्क और स्वीडन। जो यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है यूरो उसको मानने से मना करते हैं, यूरोपीय करेंसी जो है यूरो उसको मानने से इंकार करते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें यूरोपीय बाजार से अलग होना। तो यूरोपीय संघ में एक देश जो है, यूरोपीय संघ के देश कुछ हैं जो यूरोपीय बाजार से अलग रखने की बात करते हैं अपने आप को। जैसे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अपने आप को यूरोपीय बाजार से अलग रखने की बात कही थी। और तीसरी कमजोरी जो इसकी हो गई है वो है ब्रेक्जिट होना। ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया 2016 में यूरोपीय संघ से, जिससे इसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि पहले ये परमाणु संपन्न देश भी था, साथ ही साथ एक स्थायी सदस्य भी था, और ब्रिटेन एक विकसित देश के तौर पर भी माना जाता है। तो इस वजह से ये अब एक शक्तिशाली संगठन की जगह थोड़ा वीक भी नजर आता है हमारे को। जो दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का वो हमारे को देखने मिलता है आसियान किस प्रकार एक क्षेत्रीय संगठन से शक्तिशाली संगठन बन रहा है। आसियान, दूसरे संगठन की बात करें आसियान की, तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको। सबसे पहले इसमें परिचय देना है आपको, जिसमें आप बताओगे कि आसियान की स्थापना सन 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों के द्वारा की गई थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ओके, बाद में 5 देश और नए ऐड हुए थे, वो कौन कौन से थे? बुर्नई दारुसलाम, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। और अभी 11वां देश जो जुड़ा है वो जुड़ा है अभी पूर्वी तिमोर। तो ये आप इसके इंट्रोडक्शन में बता दोगे परिचय में। उसके बाद में आप पहला पॉइंट डालोगे आसियान का झंडा। तो आसियान के झंडे में कुछ धान की 10 बालियां देखने को मिलती है हमारे को, जो आपस में एक दूसरे जुड़ी हुई है, एकता, मेल मिलाप का प्रतीक मानी जाती है। उसके बाद में आप बताओगे सेकंड पॉइंट में आसियान शैली। आसियान शैली क्या है? आसियान शैली
जो है अनौपचारिक टकराव रहित और सभी के साथ मेल मिलाप से रिलेशन बनाने की एक शैली है, जिसके माध्यम से दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने दो मुद्दे हल भी किए थे, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर का मुद्दा हल किया था, और आज पूर्वी तिमोर जो है इसका हिस्सा है और कंबोडिया भी आज इसका हिस्सा है। थर्ड पॉइंट डालूंगा आप आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। इसका मतलब ये था कि एक ऐसी स्टेज प्रोवाइड कराई है जहां से ये सारे देश आपस में व्यापार कर सके। ओके, जो चौथा पॉइंट है इसमें आप वो डालोगे आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 2003 में बनाए गए थे, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है, तो आप अलग अलग बताओगे। सबसे पहले आसियान सुरक्षा समुदाय की बात करें तो आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब ये है कि ये सभी देश आपस में एक दूसरे की सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, आपस में एक दूसरे देश के रक्षा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, अगर किसी पर एक पर कोई अटैक करता है तो सभी मिलकर जवाब देंगे। ये इसके आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य देखने को मिलता है हमारे को। नेक्स्ट जो पॉइंट है आसियान आर्थिक समुदाय। तो आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है कि सभी आपस में व्यापार करेंगे, मुक्त व्यापार, जिसमें जो है कम से कम टैक्स लगाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार करा जाएगा आपस में सभी देशों के बीच में। ये जो 10 देश इसके अंदर थे, अभी 11वां पूर्वी तिमोर शामिल हुआ है। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का जो उद्देश्य है वो ये है कि आसियान के सभी देश आपस में एक दूसरे की संस्कृति का, सामाजिक भावनाओं का सम्मान करेंगे, कभी एक दूसरे की सामाजिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है इसमें, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, चीन के बारे में। तो चीन की 1970 से पहले की अर्थव्यवस्था और 1970 के बाद की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप परिचय दोगे कि चीन की स्थापना सन 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद में हुई थी 1949 में। और जब वो एक साम्यवादी देश था, रूस के बाद में, सोवियत संघ के बाद में दूसरा देश ऐसा था जो शक्तिशाली देश देखा जाता है हमारा। फिर उसका पॉइंट डालोगे आप 1970 से पहले की अर्थव्यवस्था। इसमें आप क्या लिखोगे, चीन में 1970 से पहले सभी घरेलू उद्योग थे और अपने ही पर किसी के साथ में मुक्त व्यापार इत्यादि पर जोर नहीं देता था चीन, और पूरी तरीके से उसने सभी उद्योग धंधे पेन से लेकर कार तक का निर्माण अपने यहीं पे करवाने का फैसला किया और पूरी तरीके से उसकी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया था। तो ये 1970 से पहले बताओगे आप। फिर बात आओगे 1970 के बाद की अर्थव्यवस्था। उसमें आपको पॉइंट डालने हैं 1970 के बाद की अर्थव्यवस्था जो है चीन ने अपने आप को पूरी तरीके से खोल दिया और उसने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की नीतियों को अपनाया। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट डालोगे आप 1972 एकांतवास का खात्मा। तो 1972 में चीन के द्वारा अमेरिका से संबंध बना के अपना जो अकेलापन था, एकांतवास, उसको खत्म कर दिया और अमेरिका के साथ अच्छी तरीके से संबंध बना लिए, व्यापारिक आर्थिक संबंध पूरी तरीके से स्थापित कर लिए थे। दूसरा पॉइंट आप डालोगे इसमें 1972 स्थायी सदस्य है। चीन के एक सोने पे सुहागा जो हुआ वो ये हुआ कि चीन को 1972 में ताइवान की जगह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी दे दी गई थी, जो उसके लिए आज सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए हथियार है। आज कोई भी बात आती है तो भारत को वो रोक देता है अपनी स्थायी सदस्यता के कारण, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। और 1973 की बात करें, 1973 आधुनिकीकरण के प्रस्ताव, तीसरा पॉइंट जो है, तो आधुनिकीकरण में 4 प्रस्ताव रखे गए थे। सेना, प्रौद्योगिकी, कृषि और उद्योग, इन 4 क्षेत्रों में चाउ एन लाई के द्वारा 4 प्रस्ताव रखे गए थे, जिससे कि पूरी तरीके से उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था। उसके बाद 1978 खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी। डेंग शाओपिंग के द्वारा 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति घोषणा कर दी गई और सभी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपने आप को उसने एबल बना लिया था, जिससे सभी देशों के साथ वो व्यापार आसानी से कर सके। उसके बाद में 1982 खेती का निजीकरण। तो 1982 में चीन के द्वारा खेती का निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट कर दी गई। जो खेती पहले सरकार के हाथ में आती थी, अब वो उसने अपने हाथ में सभी की खुद की निजी भूमि कहलाई और आप कोई भी निजी खेती कर सकता था। 1998 उद्योगों का निजीकरण, छठा पॉइंट इसमें ये डालोगे आप। तो उद्योग के निजीकरण में डालोगे कि उद्योगों को प्राइवेट कर दिया गया था। पहले वो जो हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह सारी इंडस्ट्रीज जो है राज्य के कंट्रोल में आती थी, अब वो जो है वो इसके कंट्रोल में आ गई। ओके, तो हर कोई अब निजी उद्योग अपने लगा सकता था। ओके, उसके बाद में 7वां पॉइंट आप डालोगे WTO सदस्य बनना। तो 2001 में WTO का सदस्य भी बन गया था चाइना। 2001 में उसको पूरी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य बनने के बाद एक अहमियत मिल गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अपने आप को अब एक पहचान दे पाया था। ओके, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत।